morning all of you. This is your chapter 12, that is friction. So open your books. Chapter 12 friction, page number 146. चैप्टर 12 का रिवीजन करेंगे आज हम. ठीक है. चैप्टर 10 और 11 आपके कट हो गए हैं तो वो नहीं आ रहे हैं आपके ना. और 9 हमने रिवीजन कर ही लिया था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. आज है चैप्टर 12 क्योंकि चैप्टर 10 और 11 नहीं है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड. तो चैप्टर 12 फ्रिक्शन का हम रिवीजन करेंगे. ठीक है. So this is friction. What do you understand by friction? अगर सिंपल अगर हम डेफिनेशन बोले अगर हम डेली रूटीन में कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क उसके एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई होता है तो उसको हम किसी भी वर्क को करने में तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं. जैसे कि हमारी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हैव यू एवर थॉट why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई बॉल आपने थ्रो करी है ग्राउंड पे. अगर आपने कोई बॉल जो है वो ग्राउंड पे थ्रो करी है तो वो एक टाइम आता है जब वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट कर देती है और एक टाइम पर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है ना. बिल्कुल एक जगह पे स्टिल हो जाती है. तो वो क्या है, वो कैसे रुकी है? आपने तो उसको नहीं रोका है, आपने तो फोर्सफुली उसको थ्रो किया था. लेकिन एक टाइम आता है जब वो जाकर रुक जाती है. तो ये जो फोर्स उसको मूव करने में रोक रहा है, मूव करने से रोक रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. और वो फोर्स जो है वो कहाँ से एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर? वो आ रहा है ग्राउंड से, जो फ्लोर है उससे. जिस फ्लोर पे बॉल जो है मूव कर रही है उस फ्लोर के कारण उसको वो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस बॉल के ऊपर, जो उस बॉल को आगे मूव करने से रोक पा रहा है. अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? अगर जैसे कि आपने कोई भी बुक है, आपने उसको डेस्क पे रखा हुआ है और आप एकदम से उसको थ्रो करेंगे, उसको एकदम से हाथ से पुश करेंगे तो वो एक एक्सटेंट तक जाकर रुक जाती है. तो वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि जिस बेस के ऊपर ये जो बुक रखी हुई है, ये जो बेस है, ये बेस किसका है? वुडन बेस है. तो इससे जब ये मूव करती है, इसके ऊपर जब मूव करती है तो एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जो कि इसको मूव करने से रोकता है. तो एक एक्सटेंट तक जाकर, जैसे ये उसकी ओरिजिनल प्लेस ये थी, जब उसको मूव करवाया तो वो यहाँ पर जाके रुक गई है ये बुक. ठीक है. तो ये जो है फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. जो भी मूवमेंट होता है, किसी भी बॉडी का मूवमेंट होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. जैसे बॉल इस साइड में रोल कर रही है, ये बॉल है वो इस साइड में रोल करती हुई जा रही है, तो इसके ऑपोजिट में जो फोर्स रहेगा वो होगा फ्रिक्शन, जो इसको रोकने का काम करेगा. आया समझ में? यस मैम. ठीक है. यस मैम. सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ. अभी हमें इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी होगी. इसके लिए फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है. अब है नेक्स्ट है, you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. तो इसका मतलब अगर आप लेफ्ट की तरफ से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा अपना. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction.
अगर आप ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, किसी भी चीज को ऐसे पुश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन क्या कैसे वर्क करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, मतलब ऐसे वर्क करेगा, उसको रोकने का काम करेगा कभी भी। In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फोर्स किन दोनों चीजों के बीच में वर्क कर रहा है, बुक के सरफेस, मतलब बुक का जो नीचे वाला सरफेस है उसके ऊपर उसका, और जो टेबल का सरफेस है उन दोनों के बीच में फोर्स ये वर्क कर रहा है। Does it depend on the smoothness of the surfaces? अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो फोर्स है वो स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है, दोनों सरफेस की जो स्मूथनेस होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, बताइए। ये चैप्टर ऑलरेडी रीड कर चुके हैं ना, दिस इज योर रिवीजन क्लास, तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या स्मूथनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा फ्रिक्शन? यस मैम। कैसे बताइए, सानिध्य बताइए। अगर स्मूथनेस ज्यादा होगी सरफेसेस के बीच में तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, बोलिए। मैम डिक्रीज होगा। और अगर स्मूथनेस कम है, रफ सरफेस ज्यादा है तो मैम इंक्रीज होगा। गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे सरफेस की स्मूथनेस इंक्रीज होती है वैसे वैसे फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। और अगर स्मूथनेस कम है, अगर स्मूथनेस डिक्रीज होती है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वर्क कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक ब्रिक का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। ब्रिक को एक स्ट्रिंग से बांधकर और एक वेइंग स्केल से बांध दिया गया है और उसको अलग अलग सरफेस पे मूव करवाया जा रहा है। तो इससे ये पता चलेगा जब ये जो ब्रिक है वो रफ सरफेस पे खींचा जाएगा तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसकी रीडिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। फोर्स ज्यादा लगेगा यहाँ पर, ये मेजर करने के लिए लगाया गया है। और अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ब्रिक इजीली स्लाइड कर जाएगी, और इजीली स्लाइड करने की वजह से यहाँ पर जो फोर्स की रीडिंग है वो कम आएगी। बस इतना है इस वाले एग्जांपल में। तो नेक्स्ट आपका है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज। वही सेम जो मैं चीज बता रही थी कि फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन। तो दिस वन इज द आंसर कि फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस। इरेगुलरिटीज मतलब स्मूथ नहीं है, वो इरेगुलर है उनकी शेप, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वर्क करता है। अगर इरेगुलर नहीं होंगे तो वो सरफेस कैसे होंगे, बिल्कुल स्मूथ होंगे और वहां पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप देखें कि फर्श के ऊपर आपको चल पाना इजी रहेगा, लेकिन अगर फर्श के ऊपर साबुन का पानी डाल दिया जाए तो वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जो फर्श है वो स्मूथ हो जाएगा और वहां पर आप इजीली स्लिप भी हो सकते हो, आप चलते चलते ही स्लिप हो जाते हो। तो वो क्या है कि साबुन का पानी जो होता है, जो सोप वाटर होता है, वो सरफेस को स्मूथ बना देता है और इस वजह से जब आप मूव करते हो तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। हाँ, आप गिर जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए मूवमेंट में काम करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम इजीली मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है, दोनों तरह से वर्क करता है। क्योंकि फ्रिक्शन अगर कह रहे हैं तो किसी सरफेस पे अगर मूव कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा रफ सरफेस है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, उसका मूवमेंट अपोज करेगा और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं यानी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे, है ना, किसी भी सरफेस पे।
यस मैम। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम ये चैप्टर रीड करवा रही हूं मैं। Very smooth, have large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. मतलब जैसे कि अगर इरेगुलर सरफेस है, कोई सरफेस ऐसे उबड़ खाबड़ है, ठीक है, और इसके ऊपर भी कोई सरफेस ऐसा उबड़ खाबड़ वाला है, हम मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं वो सरफेस। तो जिस वजह से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, उसके मूवमेंट के लिए। एक रफ सरफेस पे इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो। रफ सरफेस पे मैम ज्यादा होगा या कम होगा? मैम, ज्यादा होगा। तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए, ये एक लड़का है जो कि पुश कर रहा है एक बॉक्स को। तो एक अगर रफ सरफेस होगा तो इसको पुश करने में ज्यादा ताकत लगेगी कि कम ताकत लगेगी? मैम मैं ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि अगर यहाँ पर ग्लास का अगर सरफेस होता, स्मूथ सरफेस होता, तो इजीली मूव करवा सकते थे ना, इजीली मूव करवा सकते थे ना। ये तो हम डेली यूज में हमारे घर में भी करते हैं कि कोई भी चीज आपको मूव करवानी, तो अगर प्लेन सरफेस है तो इजीली मूव कर जाएगी, और अगर रफ सरफेस है तो उस पर इजीली मूव नहीं कर पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है कि अगर recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? अब आपको दो, एक तो पढ़ लिया हमने सबसे पहले फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन में भी अब अलग अलग तरह के फ्रिक्शंस हम पढ़ेंगे। कितने टाइप के फ्रिक्शंस पढ़े थे? Who will tell me? मैम रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग। रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग। अच्छा, कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा हो गया? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर स्टिल है, हाँ। जब रेस्ट में होता है और उसको तब मूव किया जाता है, हाँ, तो वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब अगर एक जगह पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई भी बॉक्स पड़ा हुआ है, और तब हम इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऑपोजिट में जो वर्क करेगा एक्सटर्नल फोर्स, वो वाला फोर्स क्या कहलाएगा हमारा? फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो होगा, लेकिन दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी जो बॉक्स है वो रेस्ट में है, मतलब एक जगह ही है, ठीक है। और दूसरा क्या था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब अगर जैसे कि ये बॉक्स है और आप इसको किसी रफ सरफेस पे स्लाइड करवा रहे हो, है ना, स्लाइड करवाते जा रहे हो, रेगुलर स्लाइड करवाते जा रहे हो, तब आपको फोर्स क्या लगेगा? थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो आपको हल्का सा फोर्स लगाते ही वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा फोर्स होगा हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। मतलब सबसे ज्यादा तो स्टैटिक होगा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और फिर थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन आपने देखा होगा, जैसे कि आपको सिलेंडर मूव करवाना है ना, तो सिलेंडर की सरफेस कैसी होती है? राउंड होती है। तो आप एक बार उसको पुश कर देते हो तो वो मूव करने लग जाता है, जबकि वो बहुत बेलन भी तो करता है, बेलन। हाँ, बेलन भी करता है। तो एक बार आप उसको पुश कर दे तो वो मूव करता जाता है, फिर दोबारा से एक बार पुश कर दे तो मूव करता जाता है, तो मतलब उसमें ज्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो इन कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन कम है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया एक तरह से, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, फिर रोलिंग फ्रिक्शन हो गया।
और तीनों तरह के फ्रिक्शन ही कैसे होंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब, और स्लाइडिंग जब वो स्लाइड कर रहा है, किसी भी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, जैसे कि आपकी वो हो गई स्लाइड हो गई, ढलान। हाँ ढलान वाली कोई भी सरफेस हो गई, इसके ऊपर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो तो। और रोलिंग फ्रिक्शन हो गया जब कोई सरफेस आपका राउंड है और वो रोल करता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है, रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तब वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और बाकी सारी ये एक्टिविटीज हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। फ्रिक्शन इज एन इविल और एन फ्रेंड ऑल्सो, दोनों चीजें पढ़ी थी हमने। अब Yes, आप ma'am. लोग बताएंगे कि वो फ्रेंड कैसे है फ्रिक्शन। एंजल, मैम वो हमें ना जो एक चलती हुई जब English. कोई चीज होती है उसको English. स्टॉप करने में हेल्प आंसर इन करती है। इंग्लिश। Why is a friction a friend? How can you tell me that friction is a friend? Friction This help one us is to your- move on the surface of the earth. Yes, very good. Give me more. Give me more examples. Shalja. Shalja बोलिए. How can Ma'am, you if say there is that? no friction, no building will be constructed. सारे पॉइंट्स बताइए जो भी मैंने बताया है आपको। फ्रेंड एंड फो का डिफरेंस मैंने लिखवाया है ना आप लोगों को, कि हाउ कैन यू से दैट फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड एंड फो। फो मीन्स एनिमी, क्या इविल। तो दोनों डिफरेंसेस मैंने लिखवाए हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है मैंने आज, ठीक है। इसके अंदर अब आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, ठीक है। ओके मैम। और कल फिर ओरल टेस्ट लूंगी। अब कल टेस्ट के लिए Okay, रेडी ma'am. रहना, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। Ma'am.